हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपवर्तनांक पार्ट, जितना भी आपका टाइप का न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका टाइप नंबर 1 जो आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसका हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। जो टाइप नंबर 2 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका भी हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। जो टाइप नंबर 3 है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, उसका भी हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम थ्योरी पार्ट प्लस न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला आपका टाइप क्या है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना। अपवर्तनांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये इसको स्नेल नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, वो उसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप फिगर आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि फिगर ही आपका एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है ना। ये आपका एक टाइप का रेक्टेंगल स्लैब है, ठीक है ना, आयताकार स्लैब है आपका, ठीक है ना। ये देखो आपका प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर स्लैब पर पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर पड़ रही है, यानी कि आपतित किरण। प्रकाश की किरण आती हुई होती है तो क्या होता है आपका आपतित किरण, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका अविलंब की ओर झुक जा रही है। देखो ये अपवर्तित हो जा रही है, प्रकाश की किरण आई और ये अपवर्तित हो गई, ठीक है। अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जा रही है, ठीक है, और अविलंब की ओर झुक रही है। देखो ये क्या आपका, ये जो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, ये अविलंब होता है, तो ये अविलंब की ओर आकर झुक रही है, ठीक है ना। देखो अविलंब की ओर आकर झुक रही है, क्योंकि आपका विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो जो अपवर्तित किरण होती है, ये क्या होता है, अपवर्तित किरण होती है, ये अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ट्रेवल करता है तो अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये सारी चीज आप थ्योरी पार्ट में पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका आपतित किरण है, ठीक है, ये अविलंब के बीच जो कोण बनाता है, ये क्या होता है, आई होता है, इसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण है इसलिए इसको आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका माध्यम 1 होता है बाहर वाला, और इसके अंदर का जो होता है माध्यम 2 होता है। माध्यम 1 को हमेशा हम विरल माध्यम बोलते हैं और माध्यम 2 को हमेशा सघन माध्यम बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी आप बस इतना समझो, ठीक है ना। आई कैसे बनना, आर कैसे बनना, और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं स्नेल नियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, 1 and 2, ठीक है। इससे कैसे पढ़ेंगे हम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। इसको हम स्नेल नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम स्नेल नियम भी बोलते हैं, साइन आई बटे साइन आर। तो ये वाला जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका एक न्यूमेरिकल आता है, फिगर दे दिया होता है और न्यूमेरिकल हमें बनाना होता है, ठीक है। 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो 1 and 2 इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। आई क्या होता है, आपतन कोण होता है, अभी मैंने आपको बताया कैसे, कहां पर बनता है आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वही आपका आपतन कोण होता है। और आर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, ठीक है ना। ओके बात, तो इतनी सारी चीजें आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। बस इतना आपका पहले टाइप में थ्योरी था, ठीक है। तो पहला टाइप आप थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हमें निकालना है, अपवर्तनांक निकालना। तो पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, ठीक है। और फिगर आपका ये दे रखा है, ठीक है, ये आई दे रखा है, ये आर दे रखा है, ठीक है। यानी आई आर के टर्म में, यानी कि साइन बाय साइन आई बटे साइन आर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। सिंस हम जानते हैं कि देखो ये आपका हो गया क्या, माध्यम, पहले माध्यम, ठीक है, पहले माध्यम को हम 1 से डिनोट कर दिया हमने, और दूसरे माध्यम को हम 2 से डिनोट कर दिया। देखो पहला माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्म में साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है ना। तो साइन आई का मान क्या है आपका, ये देखो
ये आपका क्या हो गया, ये आपका अभिलंब होता है, वर्टिकल लाइन जो होता है ये अभिलंब होता है, ठीक है, अभिलंब। और ये आपका क्या होता है, आपतित किरण होता है। देखो आपतित किरण होता है, ये दिया नहीं है लेकिन ये आपतित किरण होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आई होता है, यानी कि आई कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन आर क्या दे रखा है, आर भी देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दे रखा है। अब बस इसका मान रख दो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ये मैंने मैथ्स में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। साइन 45 का मान 1/2, ये भी मैंने आपको मैथ्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, तो √2/2, ठीक है। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर दो, ऊपर नीचे √2 से परिमेयकरण कर दो, ठीक है। ये सारी चीज मैंने मैथ्स में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। जब करोगे तो √2 इंटू √2 जब करोगे तो क्या आता है आपका, अब पहले ऐसे कर लो, ठीक है, √2 इंटू √2, तो यहाँ पर क्या बच गया 2√2, ठीक है ना। तो आपका √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो जो अंडर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, हट जाता है, सिर्फ 2 बचता है आपका, ठीक है ना। ओके, सिर्फ 2 बचता है, अंडर वाला सिर्फ 2 बचता है आपका, और 2/√2 ये आपका कट गया, ठीक है। तो 1/√2 इसका क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 1 and 2 बराबर क्या हो गया, 1/√2। ये आपका 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये आपका 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या निकल गया, बराबर 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी के बेस पर हम सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, 3-4 साल पूछा गया आपका, ठीक है। दिए गए चित्र में प्रकाश की किरण, ठीक है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका एक चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है, प्रकाश की किरण, आपका प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि आपका आपतित किरण हो गया, ठीक है। जो आपतित किरण है उसका वायु दे रखा है, ठीक है, यानी कि वायु से किसी माध्यम में, यानी कि वायु से माध्यम में जा रहा है, ठीक है ना। ओके, पहला आपका वायु दे रखा है, दूसरा आपका माध्यम दे रखा है। दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, ग्लास है, ये चीज नहीं दे रखा, सिर्फ माध्यम दे रखा है। ओके, तो हमें अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, और ये आपका एंगल वगैरह दे रखा है। जो एंगल वगैरह दे रखा होता तो ये वाला हम साइन I/sin R वाला हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस बार आपका आई नहीं दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ी आपका आई होता है, ये भी आपका आई नहीं होता। आई कहाँ होता है आपका, ये अभी जो वर्टिकल लाइन होता है ये आपका क्या होता है, अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है। तो आई हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो आपतित किरण ये होती है आपका प्रकाश की किरण जो आ रही है, ठीक है, स्लेब पर जो आपका पड़ रहा है, ठीक है, ये एक टाइप का स्लेब है, ठीक है ना, इस पर आपका पड़ रहा है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण आई होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। और आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण ये होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, वो आपका क्या होता है, आर होता है। देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो आई तो हमें नहीं देख रहा, ये वाला एंगल दे रखा, लेकिन आई तो हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आई हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये पूरा एंगल क्या होता है, जब ऐसे बनता है तो क्या बनता है, रेक्टेंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री बनता है, ठीक है। ये तो पूरा एंगल क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ओके, तो हमें निकालना आई है और ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। तो आई कैसे निकालोगे, 90 - 60 कर देंगे, यानी कि देखो आई बराबर क्या होगा, 90 माइनस पूरे में से ये वाला एंगल घटाएंगे तो छोटा वाला एंगल मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो आई बराबर 90 - 60 बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो मान है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 30। तो यही तो हमें चाहिए आई, ठीक है ना। ओके, और आर हमें जो निकालना है, ये पूरा क्या होगा, इसी तरह ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और 90 में से ये वाला एंगल घटा दोगे छोटा वाला, ठीक है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा, आर वाला आपका मिल जाएगा, यानी आर बराबर क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। देखो आर बराबर 90 - 45 घटाओगे तो आपका 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको फिगर में
करना होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपका 2-3 साल पूछा है, ठीक है। तो ये चीज हमने आई और आर निकाल लिया, तो हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें क्या करना है, अपवर्तनांक निकालना है एन, ठीक है। वाई दे रखा है, वाई के सापेक्ष माध्यम, ठीक है। तो वाई लिख दो के सापेक्ष माध्यम, ठीक है। वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे पढ़ेंगे, बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का मान क्या है, साइन 30। अब देखो उतना ही आंसर आएगा आपका। और साइन आर के मान कितना, 45। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/2 होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। √2/2 हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको ये अभी सॉल्व करके मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो √2/2 को क्या लिख सकते हैं, √2 ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कोई बात ही नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये √2 इंटू √2, तो क्या निकल के आएगा, सिर्फ 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। और 2 हर में हो जाएगा इसका गुणा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एन वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकल गया, 1/√2। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो पहले वाला पार्ट का भी आंसर इतना है, दूसरे वाला भी पार्ट का आंसर आ गया इतना, ठीक है। कोई बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है। ये आपका 60 डिग्री दे रखा था, तो साइन आई के स्थान पे 60 डिग्री रख देगा, और 45 डिग्री दे रखा था, 45 डिग्री तो हमने निकाल ही लिया, 45 आ रहा है, तो 45 डिग्री रखेगा, ठीक है। तो साइन 60 हमें नहीं रखना है, ठीक है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना है, ओके। कोई लड़का साइन 60 का मान रख के चला आता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल हमें निकालना होता है, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब कभी कभी ये वाई होता है, ये आपका माध्यम क्या दे देता है, काश दे देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाई ना देकर, ये माध्यम ना देकर काश दे देगा, ठीक है। तो हम माध्यम को हटाकर क्या लिख देंगे, काश लिख देंगे, बस सिंपल सा हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो पानी कहेगा तो पानी लिख देंगे, ठीक है। हीरा कहेगा तो हीरा लिख देंगे, वाई के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो माध्यम का इसलिए हमने माध्यम लिखा है, ठीक है। माध्यम का स्थान में कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 भी खत्म हो गया। तो पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल आपका था, इस पर स्नेल नियम, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, साइन आई बटे साइन आर वाला फॉर्मूला जो था, ठीक है। इससे हम न्यूमेरिकल, हमारा बस यही एक न्यूमेरिकल 2 टाइप का होता है जो बनता है आपका, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करता है टाइप नंबर 2, जो अपवर्तनांक के जो प्रकार है, ठीक है, वो आपका टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो केस नंबर 1 आपका क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखो। तो फिगर आपका यही रहेगा, ठीक है। तो जो आपका ये माध्यम जो 1 होगा, वो आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, जो विरल माध्यम होगा वो आपका y बन जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब भी आपका कहेगा, तो जो विरल माध्यम होगा वो आपका y या निर्वात कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहला जो माध्यम होगा हमेशा वायु या निर्वात बोलेगा, यानी कि जो विरल माध्यम होगा वायु या निर्वात हमेशा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी से हम पहचानेंगे, जो आपका पहला जो माध्यम होगा वायु अगर जो होगा, तो उसको बोलेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको देख लो, स्टार पॉइंट मैंने आपको बना के लिख दिया है। माध्यम 1 हमेशा वायु या तो निर्वात होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका अब देखो, इसका जो फार्मूला होगा, ठीक है, वो आपका चाल के फार्मूले में होगा, ठीक है, चाल के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि v वायु बटे v माध्यम में, इसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल का मतलब क्या होगा, ये आपका वायु है, यानी कि निर्वात, दोनों आप एक ही आपका, ये आपतित किरण है, यानी कि इसकी चाल कुछ होगी, ठीक है। ये जो किसकी इतनी चाल होगी, मान लो v वायु, निर्वात में वायु की चाल, ठीक है, v। और दूसरा जो माध्यम है आपका, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है, यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि v
माध्यम, इसको हम v माध्यम से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। v जो आपका ये वाला डायरेक्शन है इसमें भी चाल हो रहा है आपका, देखो माध्यम, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये आपका v माध्यम बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको v माध्यम लिख दिया, यानी कि v y बटे v माध्यम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी y के सापेक्ष, ठीक है, y के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और जो चाल के टर्म्स में आपको फार्मूला दिया होगा निकालने के लिए क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो आपका पहला माध्यम वायु है, ठीक है, जब भी आपका पहला माध्यम वायु है निर्वात होगा तो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और दूसरा माध्यम क्या आपका हो, जल हो, ठीक है। ये आपका जो दूसरा माध्यम है आपका, ये दूसरा माध्यम आपका जल हो जाए, ठीक है, ये माध्यम ये आपका हट के जल हो जाए, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष जल, यहाँ दो के हटाकर हम जल लिख देंगे, ठीक है ना। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है चाल के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, ये आपका माध्यम 2 था तो माध्यम 2 आपका क्या हो गया, जल हो गया, तो जल में प्रकाश की चाल हम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि वी वाई बटे वी जल लिख देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, ओके, ठीक है ना। तो ये आपका माध्यम ना होकर वी जल हो जाएगा, ठीक है, वी जल, ये जो आपका चाल हो रहा है, जो आपका गति कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और जो विरल माध्यम की जो चाल होती है, ठीक है, वो सघन माध्यम के चाल से अधिक होती है, यानी कि विरल माध्यम का जो चाल होता है सघन माध्यम से हमेशा अधिक होता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो आपका वो थ्योरी पार्ट है, तो ये आपका जो फार्मूला है, ठीक है, इस पर आपका एक न्यूमेरिकल आता है, 2-3 साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर जी आप निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा कितना होता है, जो आपका निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये नहीं भी दिया होगा तो भी आपको इसकी चाल हमेशा लेकर चलना होगा, पर जब भी आपका निर्वात या वायु की बात करेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, लेकिन हम इसे अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो प्रकाश वायु से, ठीक है, प्रकाश वायु से अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, एक कांच कह रहा है एक वायु कह रहा है, ठीक है। जब भी आपका वायु होगा तो हम क्या लिखेंगे, वायु लिख देंगे, ठीक है, देखो वायु लिख दिया, फिर एन लगा देंगे अपवर्तनांक, फिर हमें क्या दूसरा माध्यम क्या है, कांच है, ठीक है, तो कांच लिख देंगे। फिगर बनाना तो आपको ऐसे ही फिगर बना लेना आपको, ठीक है ना। ये आपका जल ना होकर कांच कह रहा है तो कांच कर देंगे हम। अगर एग्जाम में फिगर बनाने के कहे तो फिगर भी बना देना, नहीं बनाने के कहे तो फिगर भी बना सकते हो, ऐसे आप फिगर बनाओगे तो नंबर और आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वी कांच हो जाएगा, बस ऐसे ही आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, चाल के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, वी हो जाएगा वायु बटे, अब आपका वी हो जाएगा कांच, जल था तो कांच हो जाएगा, कांच पूछा है तो, ठीक है। तो मान रख दो आपका वी वाई, ये हमेशा आपका क्या होता है 3 × 10⁸, तो आपका दे भी रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर हमेशा क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे, ये आपका वी कांच पूछ ही रहा आपका, और ये भी तो आपका दे रखा है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में जा रहा है, ठीक है ना। वायु से कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है आपका, ये 1.5, ये आपका दे रखा है आपका, ठीक है, 1.5 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50, ठीक है। ये देखो वायु से कांच कह रहा है, देखो वायु से कांच कह रहा है तो वायु से कांच हमने लिख लिया है, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, वी कांच, ये हमें कांच वाली निकालना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा तिर्यक गुणा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वी कांच, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगा बटे में 1.50, ठीक है ना। इसको भाग करोगे
ठीक है। इसको जब भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, ध्यान दो, इसको जब भाग करोगे तो आपका आएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या पूछा था, कांच में प्रकाश की चाल, तो आपका ये क्या होगा, v क्या होता है, चाल होता है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल होगा 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है। एक जीरो हट जाए, ये आपका देखो, ये तो जीरो लिखो या नहीं लिखो बात है कि ये पॉइंट हटेगा, ठीक है। तो ये आपका 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 15 से कट जाएगा, ये 3 गुणे 10 करोगे, ठीक है, 30 हो जाएगा, तो 2 आपका बचेगा, ठीक है। यानी कि 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे करते हो ना, सॉल्व करने का मेथड आपका, ठीक है। मैथ में ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही आपका एक क्वेश्चन आपका है। कभी कभी आपका ये पूछ देता है, कभी कभी अपवर्त, कभी कभी ये दोनों आपका दे देता है, वाई की चाल आपका दे देता है और कांच का भी चाल दे देता है, तो वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी पूछ देता है, ठीक है। या तो ये दे देगा, या तो ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। या तो ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कोई 2 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू आपका पूछ लेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपका ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो केस नंबर 1 जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं चाल के फॉर्म में, ठीक है, वो आपका पार्ट खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2, सापेक्ष अपवर्तनांक n के टर्म्स में कैसे निकाला जाता है, उसको फार्मूला देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो केस नंबर 2 पर हम इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केस नंबर 2 का थ्योरी पार्ट क्या है, हम इसे बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के 2 टाइप होता है आपका, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक जो हमने पढ़ लिया, दूसरा आपका टाइप होता है सापेक्ष अपवर्तनांक जो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, जो पहला माध्यम होता है वो कभी भी वायु या निर्वात नहीं होता है, ठीक है। तो पहचानने का क्या तरीका है, पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं होगा, ठीक है, उसमें हम नहीं लिखेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो पहला माध्यम होगा हमेशा हम उसको वायु से लिखकर चलते हैं, ठीक है। तो पहला माध्यम हमेशा वायु को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। और सापेक्ष में क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु हम कभी भी नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम जो इस बार हमारा फार्मूला बनेगा अपवर्तनांक जब हम निकालेंगे वो n के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो n के टर्म्स में बनेगा, n के फॉर्म में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो हम कैसे लिखेंगे, जल n कांच, ठीक है। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है, ठीक है। किस फॉर्म में निकालना है, हमें n के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अपवर्तनांक के फॉर्म में n के फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये जो आपका दूसरा वाला जो होगा कांच, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, तो ये हमेशा अंश में होता है, ठीक है। n कांच बटे हर में क्या होगा, जल, जो दूसरा वाला, ये पहला वाला आपका हर में चला जाएगा, जो दूसरा वाला होगा आपका अंश में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो दूसरा वाला जो होगा आपका ये अंश में चला जाएगा और जो पहला वाला होगा हर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करके चलना है, ठीक है ना। अब कोई सा भी देगा तो ऐसे हम इस फॉर्म में, अब ये आपका जल, यहाँ पर आपका हीरा होता है, तो हीरा बटे जल हो जाता है n के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लेकर चलना है। और केस नंबर 3 अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इसका न्यूमेरिकल हम कराऊंगा, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है हमेशा, 2 नंबर में आपका आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रहा है, ठीक है। देखो कांच से जल में प्रवेश कर रहा है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो गया आपका 1.35 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या दे रखा है आपका 1.50, ठीक है ना। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35 दे रखा है, तो लिख लिया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 दे रखा है, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष, देखो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है।
इस सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे पहचानते हैं? जो पहला माध्यम है वो कभी भी आपका वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम पहचानेंगे वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो आपका पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं यानी कि जल है, ठीक है, जल टाइप का, यानी कि ये आपका क्या है सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि जो पूछा आपका क्वेश्चन ये आपका क्या सापेक्ष अपवर्तनांक में है, ठीक है। तो इसे हम n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देखो, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते थे, यहाँ कांच था तो ऊपर कांच आ जाता था, यहाँ जल है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जल आ जाएगा अंश में, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेता फार्मूला n कांच बटे जल। तो जो जल वाला है आपका, ठीक है, वो कहाँ आता है? अंश में आ जाएगा, यानी कि n जल बटे n कांच लिखेंगे, जो दूसरा वाला बचेगा ये वाला, ठीक है ना। अब ये का n जल दे रखा है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा माध्यम, पहला माध्यम क्या है यहाँ पर दे रखा है y, तो y लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है, ये y दे रखा है, ठीक है ना, ओके। ये y भी नहीं लिखोगे तो भी आपका चलेगा, क्योंकि अब जल का y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है और y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दे रखा है, ठीक है। इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है ना, बस इतना आपको समझना है। तो 1.3 y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35 बटे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं? ये 0.2 स्थान उधर है, दो स्थान इधर, तो हट जाएगा आपका। अब भाग करोगे 135 में 150 का, तो समथिंग कुछ क्या आएगा आपका, इसको भाग करना आप, ठीक है, तो आपका आएगा 0.9, आपका आ गया 0.9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर करना है, ठीक है। आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन और मैंने आपको करा रखा है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं उसको मैंने आपको बता दिया, कैसे एन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या आएगा आपका 0.9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम केस नंबर जो 3 है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, और इसका जो थ्योरी पार्ट ये आपका है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3, ठीक है, इस पर हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो केस नंबर 3 आपका क्या है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होता है 1 होता है। अगर ये आपका इस टाइप का सीरीज बने, इस टाइप का क्रम बने, तो ये आपका हमेशा 1 बनता है। देखो y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ऐसे जा रहा है, ठीक है, y के सापेक्ष जल, ठीक है। फिर अगर जो इसका उल्टा कर दे, जल के सापेक्ष y पूछ दे, ठीक है, तो जल के सापेक्ष y कर देते हो, जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है आपका, ठीक है। ये आपका फार्मूला निकल के आता है इसका, ठीक है। डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है ये आपका 1 के बराबर आता है। 1 के बराबर क्यों आता है मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो, ठीक है। अभी n के फॉर्म में हम फार्मूला ये वाला पढ़े हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, n जल है तो जल लिख देंगे, n जल, जो y है तो y किस में लिख देंगे, हर में n y, ठीक है, इंटू लगाया हमने, ठीक है, n फिर जल और y, यानी कि y कहाँ लिखेंगे हम ऊपर लिख देंगे, इसके लिए इस वाले केस के लिए n y ऊपर लिख देंगे, ठीक है, बटे फिर जल है तो हम n जल लिख देंगे, ठीक है। ऐसे n के फॉर्म में जो मैंने आपको अपवर्तनांक के फॉर्म में फॉर्मूला जो पढ़ा है, ठीक है। अब देखो ये और ये कट गया, ये भी आपका कट गया, तो कितना आ गया आपका बराबर 1 के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका यही व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल बहुत ही आता है, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेशन भी आपका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो y कहेगा y के सापेक्ष जल इंटू, ठीक है, इसका उल्टा कर दे, जल के सापेक्ष y, जल के सापेक्ष y, तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखो, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक कितना होगा, ये बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में आपका पूछता है। 4 पार्ट दिया होता है, एक आपका सही होता है, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 साल पूछा है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देता है आपका, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका यही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका चेंज कर देगा, ये 4/3 कर देगा, 3/2 कर देगा, 1/2 कर देगा, ऐसे कुछ समथिंग कर देगा, ठीक है ना। तो दिया आपका क्या है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने लिख दिया 3/2,
ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। देखो आपका रेसिप्रोकल हो रहा है, व्युत्क्रम हो रहा है। देखो y के सापेक्ष आपका कांच पूछ रहा है, ध्यान से देखना, y के सापेक्ष कांच कह रहा है। अब इसका उल्टा क्या कह रहा है, कांच के सापेक्ष y पूछ रहा है। ठीक है, देखो कांच के सापेक्ष y पूछ रहा है, ठीक है, इसका उल्टा पूछ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। तो लिख दो n वायु, ठीक है, कांच इंटू n कांच और वायु किसके बराबर हो गया आपका 1 के बराबर। ये फार्मूला हम जानते हैं। इसकी वैल्यू आपका दे रखा है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे रखा है, तो 3/2 हम रख देंगे गुणे, ये आपका यही पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो यहाँ लिख दो आप कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, ये किसके बराबर टोटल होता है 1। बस आप इसको उधर ले जाओ, आपका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, ये 3/2 उधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो n कांच बटे वायु 3/2, यानी कि उधर जाएगा 1 गुणे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक निकल के आएगा 2/3। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, इतना जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है, अपवर्तनांक पर, ये आपका इतना ही न्यूमेरिकल आपका बनता है। एक और न्यूमेरिकल आपका बनता है क्रांतिक कोण। ठीक है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, उसमें आपका एक फार्मूला होता है, वो डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर ही आपका क्वेश्चन पूछ देता है, या तो आपका थ्योरी पार्ट भी पूछ देता है, आपका क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपका जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसी में से आपका 2 नंबर का हर साल क्वेश्चन आपका पूछ देता है, या तो 1 नंबर का या तो 2 नंबर का। ठीक है, इस टाइप का अगर जो पूछेगा तो आपका बहुविकल्पी पूछेगा। ठीक है, इस वाले निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर जो 4 के फॉर्म में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, और जो आपका फिगर दे रखा है sin i बटे sin r के फॉर्म में पूछेगा, वो भी आपका 2 नंबर के फॉर्म मार्क्स में आपका पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करके हमेशा जाना। ठीक है ना, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम, इसका क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है और इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको हम देखते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशियल स्टार्ट करते हैं, इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कि क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण कैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में बना आपतन कोण I, जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता हो, तो ऐसे आपतन कोण I को हम क्रांतिक कोण C कहते हैं। ठीक है ना, तो कहने का क्या मतलब है, अर्थात जो कोण I है, यानी कि आपतन कोण I है, वो बराबर हो जाएगा क्रांतिक कोण C के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो अपवर्तन कोण है ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ओके, ये 2 पॉइंट और हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है क्रांतिक कोण में। अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है उसको देख लो। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर स्लेब वेव टाइप का है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की, ये आपका क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, ये तो आपतित किरण है, ये ऐसे निकल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ ट्रेवल करती है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर, देखो ये अभिलंब है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा लाइन अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये केस होता है। लेकिन अगर जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करती है तो वो क्या होती है, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अभिलंब से दूर चल रही है, अभिलंब है तो अभिलंब से दूर चली जा रही है, यानी ये वाली जो अपवर्तित किरण हो जाएगी।
ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है। और ये जो अपवर्तित किरण होगी, ये जो अपवर्तित किरण होगी ये किसका होगा आपका, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, ओके, थ्योरी पार्ट में। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करता है क्रांतिक कोण, ठीक है। तो हमें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाना ही नहीं है, ठीक है। बस इतना आपने समझ लिया ना, विरल माध्यम सघन माध्यम ये तो हटा दो आप, ठीक है, ये हमें नहीं बनाना है सारी चीजें, ठीक है ना, बस ये, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, तो दूर हटकर मैंने बनाया है। साथ ही साथ कंडीशन क्या कह रहा है, कोण आई बराबर कोण सी के हो जाना चाहिए और जो आर का मान है जो वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। जो आर का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आर देखो कहाँ बनता है, ये आपका क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई होता है, और आर ये होता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आर होता है। इसको हटा दो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है ना। ये आर होता है आपका, आर आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आर आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, क्रिटिकल कोण होगा। तो आर 90 डिग्री कब होगा, जब ये वाली जो लाइन है अपवर्तित किरण यहाँ पर आकर मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ पर आकर मिल जाए, ठीक है। ये जो अपवर्तित किरण है ये हो जाएगा, ये ना होकर ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो ये जो पूरा आर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा जो आर हो जाएगा ये कितने 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। देखो ऐसे ही तो होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। तो एक ही डायग्राम में आपका ये क्रांतिक कोण का डायग्राम भी बन गया। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण ट्रेवल कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका ये आर बन रहा है, ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो आपका 90 डिग्री भी हो रहा है, ठीक है ना। तो सारी चीजें ये आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये आई बराबर कोण सी के भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपका आर बराबर 90 डिग्री होगा वो आपतन कोण बराबर हो जाएगा कोण सी के, यानी क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना कर आना है, ओके। ये वाला डायग्राम एग्जाम में बना कर आ जाएगा। अगर ये वाला 1-2 नंबर के लिए आपका पूछ देगा डिफिनेशन और डायग्राम, और ये भी आपको लिख कर आना है, ठीक है ना। अब हम इसका थोड़ा सा और आपका क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है उसको स्थापित करते हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है इसको हम स्थापित करते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विरल माध्यम को हमेशा 1 से डिनोट करते हैं और सघन माध्यम को हमेशा हम 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो सघन माध्यम को हमने 2 से डिनोट कर दिया और विरल माध्यम को हमने 1 से डिनोट कर दिया, ये हमेशा होता है, ठीक है ना। अब देखो हमने अभी भी पढ़ा था, ठीक है, 2 के सापेक्ष 1 का यानी कि सघन माध्यम का विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि 2 सघन माध्यम क्या है, 2 है, यानी कि 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर। अभी मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इसको हम स्नेल नियम भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, वहां पर 1 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, क्योंकि आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम था, क्योंकि विरल माध्यम को 1 से डिनोट करते हैं, सघन माध्यम को 2 से डिनोट करते हैं। इसमें उल्टा आपका सघन माध्यम आपका 2 है और विरल माध्यम 1 है, तो 2 और 1 हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 1 ले लिया हमने, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो सघन माध्यम में आपका आपतन कोण आई बन रहा है, ठीक है, और सघन विरल माध्यम में आपका अपवर्तन कोण आर बन रहा था, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर हमने इसको ले लिया, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर दो, ठीक है, 2n i, ठीक है, साइन आई के स्थान पे क्या है आपका c है, देखो i के स्थान पे आपका c है तो c रख दिया। साइन r के स्थान पे क्या है 90 है, ठीक है। तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां से आपका क्या आ गया, देखो 2n1, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, या 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर क्या आ गया, साइन सी। तो जो ऐसे पूछेगा आपका सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, ठीक है, क्रांतिक कोण के लिए, तो बराबर साइन सी हो जाएगा।
कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी, ये भी आपका फार्मूला है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये भी तो हमने अभी अभी हमने पढ़ा है कि टू एन वन बराबर वन, ये तो अब देखो एक फार्मूला हमने अभी अभी मैंने आपको इसको डिराइव करके दिखाया है, ठीक है। 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक निकालना हो, ठीक है, इनटू इसका उल्टा 2 के सापेक्ष 1 कर दे, ठीक है ना, 2 के सापेक्ष 1 पूछ दे तो बराबर 1 होता है। ये चीज मैंने आपको बताया अभी, प्रूव करके भी दिखाया है, ठीक है ना। तो इसका 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज तो हमें पता है, तो मान रख दो 2n1 या क्या साइन सी है। तो कभी कभी आपका ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं n ये 2 1n2 यानी कि ये 1 ये साइन सी इधर आ जाएगा, ठीक है, साइन सी। तो इसमें आपका 2 फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे कभी कभी, ठीक है ना। 1n2 का क्या मतलब है, विरल माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c लिखेंगे, ठीक है। अगर सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा तो बराबर sin c कर देंगे, ठीक है। ये दोनों फार्मूला अलग अलग है, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ से निकल गया फार्मूले से, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही आपका थ्योरी था। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। तो ये भी आपका 1 नंबर के लिए आता है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है, इसका देख लेते हैं। y के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री दे रखा है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया है, c, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है, c होता है, डिनोट करता है, अभी मैंने आपको बताया है, c बराबर 45 डिग्री दे रखा है आपका, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, माध्यम 1 को क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया है। और जो विरल माध्यम होता है वो वायु या तो निर्वात होता है, दोनों में से कोई एक होता है, या तो वायु या तो निर्वात, बात एक ही है, ठीक है। तो हमेशा विरल माध्यम वायु ही होता है आपका, ठीक है, निर्वात ही होता है आपका। जहां भी आपका वायु हो गया तो मान के चलना वो आपका विरल माध्यम है, ठीक है, वो आपका क्या है, विरल माध्यम है, ओके। और माध्यम 2 जो आपका होता है उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। सघन माध्यम क्या होता है, कांच, हीरा इत्यादि जो भी आपका, और वायु के अलावा कुछ भी हो आपका, वो क्या होगा, सघन माध्यम हो जाता है, ठीक है। तो वायु क्या हो गया आपका, एक विरल माध्यम हो गया, द्रव क्या हो गया आपका, ये सघन माध्यम हो गया। यानी कि ये जो आपका पूछ रहा है n, ये आपका विरल से आपका सघन हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम पूछ रहा है आपका। वायु आपका क्या होता है, विरल माध्यम में होता है। तो इसको कैसे लिखता है, विरल माध्यम को 1 से डिनोट करते हैं, सघन माध्यम को हम 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 और 2, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका है, लेकिन हमें पूछा ये वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ये बात एक ही है, या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, बात एक ही है। 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, ये सब बात आपका एक ही है, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। ये बात आपका एक ही है, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना, यहाँ पर क्या होता है 1/sin c। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। वायु क्या होता है, विरल होता है, और विरल को हम 1 से ही डिनोट करते हैं। द्रव क्या होता है, सघन होता है, सघन को हम 2 से डिनोट करते हैं। बस कोई सा भी आप लिख सकते हो, सही है आपका, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो वायु और द्रव का ये हमें निकालना, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1/sin c। तो sin c, c c c c c क्या आपका, c 45 है, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये तो आपका भैया ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है, अपान 1 यानी कि √2। तो √2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, √2। तो ये आपका क्या आ गया, n वायु द्रव वाला पूछा तो 1/√2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अगर तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ देता द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालो, ठीक है, द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालो, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, तो वो आपका फार्मूला हम क्या लगाते हैं,
ठीक है। एन सघन हम लिख देते हैं, सघन और विरल पूछे तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का तो साइन सी वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम पूछेगा तो साइन सी वाला फार्मूला लगाओ, तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, तो आपका ये साइन 45 का 1/2, ठीक है। तो एन जो आपका आ जाएगा सघन से विरल, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम बराबर 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका पूछेगा, आपका वायु के सापेक्ष द्रव का पूछा था, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम का पूछ रहा है, ठीक है। अगर जब ऐसे पूछे द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालो, तो हमारा ये वाला फार्मूला लगा निकाले हमने क्या 1/√2 आ जाएगा आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा ये वाला सिर्फ पूछा है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम पूछा है, और सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम पूछा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम पूछेगा तो साइंसी वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है, आ सकता है, आपका आया भी है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपका ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक सघन माध्यम की सतह के समानांतर आपतित किरण के लिए सघन माध्यम में बना कोण होगा, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन देगा, क्रांतिक कोण से कम, क्रांतिक कोण के बराबर, क्रांतिक कोण से अधिक, ठीक 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये आपका क्रांतिक कोण का डायग्राम है, ये दे नहीं रखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि जो सघन माध्यम में कौन सा कोण बनता है आपका, आपतन कोण आई बनता है, वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। यानी कि आपका क्या पूछ रहा है, सघन माध्यम में बना कोण, ठीक है। तो सघन माध्यम में आपका क्या आपतन कोण बनता है, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है आपका क्रांतिक कोण के, तो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर जो आपका ये पूछ देता विरल माध्यम में बना कोण, ठीक है, तो विरल माध्यम में बना कोण क्या, आर बराबर 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये सघन माध्यम में बना कोण पूछा, अगर जो विरल माध्यम में बना कोण पूछा ठीक 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे घुमाकर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है, ठीक है। ये दो चीज है, कोई भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट करके मैंने आपको बता दिया है, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है, अधिकतम होता है, और क्रांतिक कोण का मान बैगनी रंग के लिए क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण का मान अधिकतम पूछा है, अधिकतम किसमें हो जाएगा, लाल, और जो न्यूनतम पूछता तो क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है, लेकिन न्यूनतम आपका नहीं पूछा है, ठीक है ना। ओके, न्यूनतम पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब जितना भी न्यूमेरिकल है, इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा आपका 1-2 नंबर का, ठीक है ना। तो ध्यान से देख कर जाना एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो आपको ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा।